वो घूमते रहते हैं दुनिया में कहीं ना कहीं। और आई थिंक एक एम्बेसडर का काम यही होता है, टू कीप प्रमोटिंग द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। सेनेट में इलेक्शन मुलतवी करने की करारदाद। इलेक्शन कमीशन का दो टोक मौक़िफ़ सामने आ गया। इंतखाबात अपने मुकर्रर तारीख पर ही होंगे। ज़रा इलेक्शन कमीशन का कहना है कि पार्लियामेंट की करारदाद से इलेक्शन शेड्यूल मुतासर नहीं हो। जो ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं वो इंडिया की तरफ खींची चली आ रही हैं और वो अब ये समझती हैं कि अगर उन्होंने इंडिया में अपना हिस्सा नहीं डाला तो वो बहुत पीछे रह जाएंगे। पाकिस्तान ने कमज़ोर जमहूरियत की बहुत बड़ी कीमत अदा की है सियासी अदम इस्तेहकाम की सूरत में, और उस सियासी अदम इस्तेहकाम से पैदा होने वाले माशी अदम इस्तेहकाम की सूरत में। जो कि एक मतलब विच इज़ वेरी मच क्लियर, ऐसे ही होना चाहिए। हाल ही में वो नेपाल के दौरे पे है, बल्कि आज वो नेपाल के दौरे पे है। मैं देख रहा था तकरीबन को $75 मिलियन की उन्होंने क्रेडिट लाइन दी, उनको फाइनेंशियल पैकेज दिया है, जो कि 1,000 करोड़ नेपाल का रुपया बनता है। और इसमें बहुत सारे वो जो अर्थक्वेक रिकंस्ट्रक्शन के हवाले से ऐसे जो एरिया मुतासर हुए थे, और इन चीज़ों में नेपाल ने रिसेंटली एक मैप जारी कर दिया था जिसमें इंडिया बड़ी तशवीश थी। लेकिन अगर आप देखें कि नेपाल इंडिया जो है वो बड़ी तेज़ी से कोशिश कर रहा है कि खित्ते में मज़ीद एक्टिव हुआ जाए, एंड दिस इज़ बिकॉज ऑफ चाइना। इसमें जो सेंट्रल पॉइंट है उनके लिए वो चाइना है। एक दौर हुआ करता था जब सार्क पूरा फंक्शनल होता था तो पाकिस्तान की वो वैल्यू हुआ करती थी, पाकिस्तान उस तरह इंगेज किया करता था नेपाल में। लेकिन अब पाकिस्तान जो है वो खित्ते से बाहर हो चुका है, हमारा सारे का सारा ध्यान अफगानिस्तान में है। आप जिस डॉक्टर जयशंकर की आप इंगेजमेंट्स चेक करें तो मैं आपको बताऊं कि वेयर वॉज ही। ठीक है जी। कहीं आपने सुना होगा कि अभी देखिए इंडिया की क्रिकेट, फॉर एग्जांपल नेपाल की क्रिकेट टीम के हवाले से, ठीक है जी, उन्होंने कहा जी कि हम आपको सपोर्ट देंगे। अब क्रिकेट डिप्लोमेसी के ऊपर वो काम कर रहे हैं, और अफगानिस्तान में, मालदीव्स में और नेपाल में वो अपनी क्रिकेट को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। हम क्यों अपनी क्रिकेट जो है वो मालदीव्स में नहीं लेके जा सके? अफगानिस्तान को तो पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की, लेकिन जारी बात है अफगानिस्तान का चाल चलन पाकिस्तान के हवाले बदल गया, तो उसका फ़ायदा भी इंडिया ने उठाया और वो वहाँ पे चले गए। नेपाल के हवाले से भी मैंने कभी पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को नेपाल जाते हुए देखा नहीं है। क्या हम समझते हैं कि नेपाल की वैल्यू कोई नहीं है, या हम नेपाल हमें डॉलर नहीं दे सकता, या नेपाल को क्या है, नेपाल की क्यों हम नेपाल से इंगेज नहीं कर सकते? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्टर जयशंकर गया है, वो पीएम से भी मिल रहे। छोटा सा मुल्क है नेपाल, बड़ा मुल्क नहीं है, पर इट्स एन इंडिपेंडेंट सॉवरन कंट्री, ठीक है। और अपोजिशन लीडर वो शर्मा ओली से भी मिले हैं। ही वाज टफ इन द पास्ट ऑन इंडिया। पीएम से भी मिले हैं, टॉप लीडरशिप से भी मिले हैं। ऐसा कौन सा बंदा है जिससे वो नेपाल में नहीं मिले? जारी बात है नेपाल के अंदर आप जाएं, वंस आई वाज देयर इन लास्ट समर, तो इंडियंस जो हैं दे कैन गो एंड ऑन अराइवल, आई थिंक वीज़ा उनके लिए, हमें वीज़ा लेना पड़ता है। और मेरा ख्याल है कि शक की निगाह से भी देखा जाता है पाकिस्तान को, और वन रीज़न और दी अदर, आई डोंट वांट टू टॉक ऑन दिस। वीज़ा उस तरह नहीं मिलता जिस तरह मिलना चाहिए शायद, लेकिन बहुत सारे लोगों को मिल जाता है। मुझे खैर दे वर काइंड इनफ, क्योंकि हमारा एक एकेडमिक डेलीगेशन था। और उसमें जर्मनी भी ऐसे ही समझता है, क्योंकि ये एक जर्मन इदारे की है प्रोग्राम, तो उसमें उन्होंने कहा कि जर्मनी की तरफ से भी जो है ये कोशिश की जा रही है कि वहां पर पहुंचा जाए और वहां पर अपना जो बिजनेस है उसको ज्यादा बढ़ाया जाए। इसकी वजह यह है कि अगर इसमें जो है वो जो कंट्रीज देर कर रहे हैं उनको आगे चलकर इसका नुकसान होगा, ये बात की जा रही थी। अच्छा, साथ ही ये कि क्या इंडिया इस बूम से चाइना बनने जा रहा है, उन्होंने ये सवाल भी उठाया। तो इसके ऊपर उनका ये कहना था कि इंडिया जो है वो जिस तरीके से उस पे ऑटो बूम आ रहा है तो 2030 तक वो चाइना बन सकता है, यानी वो चाइना को रिप्लेस कर सकता है। देखिए, अभी जब हम बात करते हैं तो आप जानते हैं कि चाइना का अपना जो पूरी दुनिया में बिजनेस है
वो उसकी जो स्ट्रेटजी है वो उसने बहुत जल्दी जो है वो बहुत से को बीट कर दिया और एक बड़ा जाइंट समझा जाता है, चाहे वो कारों का बिजनेस हो, कोई और बिजनेस हो, जिस भी हम बिजनेस की बात करते हैं। लेकिन बहुत अरसे से चाइना और इंडिया के बीच ये वॉर चल रही है, ये एक तरीके से जंग है तिजारत की, ट्रेड की। उन दोनों के बीच खुद भी बहुत बड़ी ट्रेड है, ये भी आप जानते हैं। उसके मुतालिक भी मैंने आपको बताया था कि अब हुआ ये है कि जो चाइना की स्ट्रेटजी की बात की जाती है उसकी ये है कि वो बहुत ही सस्ता माल देता है, बेशक वो कम अरसा चले, लेकिन क्योंकि चीप प्राइस पे होता है तो किसी भी कंट्री की जो ज्यादा पॉपुलेशन है वो उसको खरीदना पसंद करती है कि भाई चलो ठीक है अभी खरीद लो, बाद में दोबारा ले लेंगे। हालांकि पैसा वो दोबारा खरीद के उतने ही खर्च करेंगे, लेकिन उस वक्त जो आपको जो चीज चीप मिल रही है आप वो लेते हैं। तो इस वजह से उसकी ये जो स्ट्रेटजी है पूरी दुनिया में बहुत कामयाब रही और इस वक्त वो एक, जैसा मैंने कहा, जाइंट के तौर पर नजर आता है। लेकिन ऐसी कई प्रोडक्ट्स, तकरीबन 30 से ज्यादा प्रोडक्ट्स ऐसी हैं इंडिया के अंदर के जो उसने इस तरीके से अगर करने की कोशिश की तो इंडिया ने उसको पकड़ लिया चाइना को। उसने कहा कि नहीं, ये जो है उस कंट्री की चीजों को, उसकी अपनी प्रोडक्ट्स को डंप करने की एक कोशिश है, तो ये स्ट्रेटजी नहीं चलेगी। ये वॉर तो अपनी जगह पर, ये जंग अपनी जगह पर जो चल रही है, लेकिन ये जंग जो है इन दोनों कंट्रीज के बीच ये एक जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजी भी है। वो कैसे कि इसके अंदर ये भी बताया गया है कि जो इंडिया और चाइना है उनका जो अब एक लाइन है वो साफ नजर आ रही है। तो जो जियोपॉलिटिक्स है वो भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। और अब जो है इंडिया ये समझता है कि उसको यूरोपियन मार्केट में जो है अपना अलग से एक मकाम बनाना चाहिए, उसको उसमें से हिस्सा चाहिए। तो इस वजह से वो यूरोप से और वेस्ट से वो खुलकर बात कर रहा है और उनसे जो है वो अपना हिस्सा ले रहा है और कह रहा है कि हमारा जो बिजनेस है वो फ्लरिश किया जाए। जबकि इससे पहले जो है वो शायद जो स्ट्रेटजी या पॉलिसीज हैं वो ऐसी नहीं हुआ करती थी, लेकिन इसमें यही डिबेट की गई कि इसमें एक जो जियो पॉलिटिक्स है, जो दोनों कंट्रीज हैं वो अब जिस तरीके से खड़े हुए नजर आते हैं एक दूसरे के सामने, तो उसमें वो सिनेरियो भी बदल गया है, चेंज हो गया है। तो इंडिया की ये कोशिश है कि वो यूरोप से भी अपना जो है वो हिस्सा ले और इसके लिए जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, जो यूरोपियन इंडस्ट्रीज हैं, वो भी वहां पर जा रही हैं। अच्छा, पाकिस्तान में जमहूरियत को मजबूत होने के लिए, मजबूत करने के लिए मेरी नज़र में 3 चीज़ें चाहिए। सबसे पहले एक इत्तफाक राय जिसमें इस्टेब्लिशमेंट भी शामिल हो, अवाम के नुमाइंदे भी शामिल हों, जिसमें अदलिया भी शामिल हो। इस बात पे इत्तफाक के पाकिस्तान जमहूरियत के बगैर नहीं चल सकता, नहीं चल रहा, हम फंस रहे हैं, हम पीछे रह रहे हैं। तो इस बात पे इत्तफाक राय कि पाकिस्तान को असली जमहूरियत की ज़रूरत है, इंक्लूसिव डेमोक्रेसी की। हमें नाम की जमहूरियत, सिर्फ नॉमिनल डेमोक्रेसी नहीं चाहिए। हमारी इस्टेब्लिशमेंट को ये समझने की ज़रूरत है कि जो निगरानी का निज़ाम ज़िया के दौर में इस्टेब्लिश हुआ था वो बहुत अब बढ़ चुका है, इतना बढ़ चुका है कि जमहूरियत अब सांस नहीं ले पा रही। दूसरी बात, हमारे मुंतखब नुमाइंदों को समझना होगा कि हमें 5 मुंतखब हुकूमतें नहीं चाहिए, हमें 10,000 मुंतखब हुकूमतें चाहिए। हमें लोकल गवर्नमेंट चाहिए, इफेक्टिव, जिनके पास सियासी ताकत भी हो, जिनके पास पैसे भी हों। ये जो अवाम के नुमाइंदे होते हैं लोकल गवर्नमेंट के लेवल पर, ये सिर्फ ढोल के आगे नाचने के लिए नहीं है, या आपके लिए पैसे इकट्ठा करने के लिए और वोटर इकट्ठा करने के लिए नहीं है, ठीक, बल्कि ये लीडर इसलिए हैं कि अपने अपने इलाकों में अपने लोगों की नुमाइंदगी करें। तीसरी और आखिरी बात, सियासी जमातों को ये समझना होगा कि वो इदारे हैं और वो जमहूरी इदारे हैं, वो कोई मलकियतें नहीं हैं, वो करियाने की दुकानें नहीं हैं, वो फैक्ट्रियां नहीं हैं, वो करोड़ों लोगों की मलकियत है। उन्हें अंदरूनी जमहूरियत लानी होगी और पार्टियों के अंदर फैसला साजी को जमहूरी बनाना होगा।